The Vinayak Convent High Secondary School, Daloda welcomes you all our WhatsApp app, our online classes. Hi guys, how are you? I hope you all are well. Students, हम लोगों ने क्लास 11th का फर्स्ट टू 4 लेक्चर जो मैंने आपको स्टडी करवाया था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम फर्स्ट टू 4 लेक्चर क्या लेंगे, बेसिक लेंगे। हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, लाइव प्रोसेसेस के पॉइंट को हमने स्टेप को हमने डिस्कस किया था। लाइव प्रोसेसेस डिफाइन लर्न है आप लोगों को, क्या डिफाइन थी, जो हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखे और हमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे, वो क्या थी, हमारी लाइव प्रोसेसेस थी। 4 टाइप्स थी। लर्न है, याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं, हाँ मुझे पता है आपको लर्न है, भूले नहीं है आप लोग। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, न्यूट्रिशन। सेकंड क्या था, रेस्पिरेशन। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ था हमारा एक्सक्रिएशन। अब हम लोग हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। हम लोगों ने अभी बैच पूरा क्लियर हो गया है हमारा। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ के 2 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है इंक्रीज इन मास, सेकेंड होता है इंक्रीज इन नंबर बाय सेल डिवीजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ वो 2 टाइप से ग्रोथ करेगा, या तो उसका मास मीन्स होगा जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसका सेल्यूलर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, आप लोगों ने स्मॉलर क्लास में 9th-10th में पढ़ा होगा। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनिल होता है, सेल में सेल इससे मिलकर बनती है, एक लिक्विड पोर्शन होता है और साइटोप्लाज्म में सेल के सारे ऑर्गेनिल फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें ग्रोथ हुआ तो उसके 2 एस्पेक्ट है। फर्स्ट एस्पेक्ट तो ये होगा कि जो साइटोप्लाज्म है उसका सेलुलर लेवल इंक्रीज हो जाएगा और उससे वो ग्रोथ करेगा। सेकेंड एस्पेक्ट आ रहा है कि इंक्रीज इन नंबर बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू सेल का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और वो ग्रोथ करेगा। आया समझ में आपको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 एस्पेक्ट से ग्रोथ करता है, या तो उसका साइटोप्लाज्म में सेल्यूलर लेवल इंक्रीज होगा या वो सेल डिवीजन के थ्रू अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। फर्स्ट हम देखते हैं इसका सेल का। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पॉन। जो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यू होती है पूरी लाइफ स्पॉन, जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। इन एनिमल ग्रोथ अकर अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट टिश्यू। अब एनिमल्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ है एक एज के बाद में, एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाती है, लेकिन क्या होता है उसमें कि सेल डिवीजन के थ्रू उसमें सेल डिवीज़न नहीं रुकेगा। एनिमल में सेल डिवीज़न, एनिमल सेल में सेल डिवीज़न कभी भी नहीं रुकता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है और उसकी रिप्लेसमेंट होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें कहीं वाउंड हो गया, कहीं चोट लग गई है, तो चोट लगने पे क्या होगा, वो हमारा जो वॉन्ड है, जो हमारा घाव है वो फिल होगा। ठीक है, फिल होने पे क्या होगा कि जो पुराने सेल है वो रिप्लेस करेंगे और सेल डिवीज़न होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, और वहाँ पर क्या होगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ कि हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, हमने पढ़ा था ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कि डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होती है, इनर लाइनिंग होती है। वो लाइनिंग भी क्या होती है, कंटिन्यू डिस्ट्रॉय होती रहती है और न्यू रिप्लेस होती रहती है, नई वहाँ पर बनती रहती है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ कि जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ स्पॉन कितना होता है, 120 डेज होता है। 120 डेज के बाद में वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी प्लेस पे क्या होती है, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि प्लांट में तो ग्रोथ कंटिन्यू होगी, लेकिन एनिमल में ग्रोथ जो है, हमारी ग्रोथ तो स्टॉप रहेगी, लेकिन सेल डिवीज़न जो होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा और उस सेल डिवीज़न के थ्रू न्यू पार्ट्स जो हैं, हमारे घाव है, जो भी हमारे इंटरनल ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू होती रहती है। During growth, an organism take in material from the environment and organize the material into its structure. Thus, living organism
ग्रो फ्रॉम इनसाइड। अब क्या होगा कि ग्रोथ के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, और उस मटेरियल को वो कहाँ यूज़ करते हैं, अपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्ट्रक्चर में वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इनसाइड ग्रोथ करता है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड ग्रोथ होता है, ना कि आउटसाइड ग्रोथ होगा। ओके, ग्रोथ इज ऑल्सो एक्सहिबिटेड बाय non-living object by accumulation of material on the surface. Growth therefore cannot be considered as a defining property of living organism. जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनसाइड ग्रोथ हो रहा है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या है अपनी बॉडी के सरफेस पर एक्यूमुलेट करते रहते हैं मटेरियल को, उन मटेरियल को अपनी बॉडी के सरफेस पे वो क्या करेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, रॉक में चट्टान क्या होती है, उसमें भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो बॉडी के सरफेस पे होती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ होगी, इनसाइड। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है देयरफॉर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ग्रोथ क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है, लेकिन लिविंग में क्या होगा, इनसाइड होगा, और नॉन लिविंग में बॉडी के सरफेस पे होगा, आउटसाइड होगा। सेकंड कैरेक्टर हम लेते हैं इसका, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन आपको पता है ना क्या होता है रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोसेसिंग फीचर मोर आर लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, अपनी ही प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, अपनी ही जैसी अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा, reproduction is synonyms to growth, increase in number of cell. Thus we are not clear about the uses of this two term, growth and reproduction. इसमें बताया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, अमीबा है ना, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम टू ग्रोथ, उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो ग्रोथ का सिनोनिम होता है। वो कैसे होगा, देखिए आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया और अमीबा है, ये क्या करते हैं, वन सेल पे ही अपनी लाइफ को पूरी सर्वाइव करते हैं, और उसी सेल से वो डिवीज़न करते हैं और क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल को ये इंक्रीज़ करते रहते हैं। तो उसने यही कहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल डिफिनेशन का यूज़ करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिम है, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ग्रोथ के टू एक्सेप्ट है, क्या है, एक तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा या उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन होगा, तो उससे क्या होगा, सेल मास बढ़ेगा। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों टर्म क्लियर शो नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज भी कर रहा है और ग्रोथ भी कर रहा है। मेनी ऑर्गेनिज्म सच एस म्यूल, स्टरलाई वर्कर बी, infertile human couple etc. do not reproduce, hence reproduction cannot be defining characters of living organism. बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे म्यूल, जिसे हम खच्चर कहते हैं, स्टरलाई वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन, है ना, ये ऐसे ह्यूमन कपल हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इससे यह क्लियर हुआ कि रिप्रोडक्शन को हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं कह सकते हैं। मीन्स म्यूल, स्टरलाई वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लियर डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते हैं। थर्ड कैरेक्टर्स आता है इसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है
कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, केमिकल्स से। दिस केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग इंटर कन्वर्टेड इनटू वन अनदर फ्रॉम थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल्स क्या होते हैं, इन इंटर कन्वर्टेड होते हैं और इंटर कन्वर्टेड के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलकर इनमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। में सारे ऑर्गेनिज्म में कई तरह की रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन ही कलेक्टिवली हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कई तरह की केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है और इन केमिकल रिएक्शन को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, हैज मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्टेशन। इस तरह हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना, विदाउट मेटाबॉलिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकता है। इट मीन्स ये हुआ कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शंस है, वो किसी में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म वो फीचर्स है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कंपलसरी होता है और एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फोर्थ हम देखते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ग्रुप ऑफ किससे मिलकर बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल से, है ना। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बना रहे, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं हमारे किसको बनाएगी, ऑर्गन सिस्टम को और हमारी बॉडी को। तो जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, अ लिविंग बीइंग हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। It consists of several components which interact with one another for proper functioning of whole organism. अब living being में क्या होता है, organizations होता है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें सेवरल कंपोनेंट जो होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं और एक साथ मिलकर किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल मैं बताती हूँ कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के बॉडी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम है हमारे, है ना। बहुत सारे सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर इन सिस्टम में एक सिस्टम भी अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करना क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, रोक देगी। इस तरह से क्या होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो कंपोनेंट्स है वो सब मिलकर एक साथ प्रॉपर फंक्शन करते हैं। ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूंट सेल। जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू में बहुत सारी सेल होती है, ठीक है। अब जो टिश्यू में सेल है वो सेल क्या करेगी, पर्टिकुलर टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो उन कॉन्स्टिट्यूंट सेल में नहीं आएगी, ठीक है। ये टिश्यू की बात बता रहे हैं हम कि टिश्यू में बहुत सारी सेल होती है और जो पर्टिकुलर टिश्यू में प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूंट सेल में नहीं दिखाई देगी, नहीं शो होगी। जब सेल अलग अलग होती है तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी, हमको अलग अलग दिखाई देगी। और जब कॉन्स्टिट्यूंट सेल आपस में इंटरेक्ट करेगी, ये सेल आपस में मिलकर इंटरेक्ट करेगी, तब कहीं जाकर हमको टिश्यू की प्रॉपर्टी उसमें दिखाई देगी। और इस इंटरेक्शन या कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हैज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म।
सॉरी, आपका शायद एक पार्ट छूट गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूंट of the organelle but arise a result of interaction among the molecular component comprising the organelle। जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें भी यह चीज़ दिखाई दी है, ये चीज़ देखी गई है कि उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये कोऑर्डिनेट करेंगे तब कहीं जाकर ही सेल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, और इस तरह से सेल की प्रॉपर्टी जो है हमें दिखाई देगी। सारी सेल एक साथ अपना फंक्शन करेगी, है ना। फिर है कि हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर होता है। फिफ्थ आता है फीचर इसका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है, सेंस होता है कि वो अपने सराउंडिंग चारों ओर की जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होती है, जैसे फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, उसके लिए क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कॉन्शियसनेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जाम्पल हम बताते हैं कि फोटो पीरियड इफेक्ट जो होता है, रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ द प्लांट एंड एनिमल। इसमें एग्जाम्पल आपको बताया कि जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, है ना, प्लांट और एनिमल, मीन्स उनको फेवरेबल कंडीशन का वेट होता है। जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो फेवरेबल कंडीशन में ही करते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना रिस्पॉन्स करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब सीजनल ब्रीडर में प्लांट है, एनिमल है। कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स उन्हें अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, ये 5 फीचर्स किसके हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब इसका इंपॉर्टेंट नोट है कि देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self-regulating interactive system capable to responding to external stimuli। therefore हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ इवॉल्विंग होता है और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है और इंटरैक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर, और वो अपने आप को रिस्पॉन्ड कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 5 कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें आप अगेन लिसन करना, देन उसके बाद हम लोग स्पीशीज़ और जितने भी हमारे टॉपिक के मेन टर्म हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू।